गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास को आगे लेके चलेंगे। अब कल का थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा हुआ था मेजर नियम, मुख्य नियम। जो मुख्य नियम होते हैं लॉ ऑफ लर्निंग के, यहाँ पे हम थोड़ी सा कल की क्लास को देख लेंगे। हमने देखा था लॉ ऑफ, क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ रहे थे। सीखने के नियम क्या था, सीखने के नियम। तो जो सीखने के नियम थे, जो सीखने के नियम थे वो किसने दिए थे, किसने अपनी मतलब बुक पे लिखे हुए थे, पेपर में लिखे हुए थे। कब 1912 में जो उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई थी, उसी में इन नियमों को दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। पहला था मेजर नियम और दूसरा है सहायक नियम। मेजर नियम मतलब मुख्य नियम थे और सहायक नियम थे। तो मुख्य नियम थे जो हमने कल की क्लास में देखा हुआ था। मुख्य नियम, जो मुख्य नियम थे वो कितने थे, थ्री। इसी को क्या, थ्री, REE ऐसे बताया था आपको लर्न करने के लिए, याद करने के लिए। थ्री REE। आर से क्या था, रेडनेस। रेडनेस क्या मतलब, तत्परता का नियम। नंबर 1 पहला तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। फिर दूसरा है, अब ये आर हो गया रेडनेस। फिर ई मतलब क्या होगा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, 2 नंबर पे अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। फिर अगला है ई, फिर से है। तो तीसरा इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम। क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम। ठीक है। अब जो तत्परता का नियम था, किसी कार्य को करने के लिए हम तत्पर हो, तैयार हो, अपने आप को तैयार करना। या वार्मिंग अप का नियम मतलब इसको अपने मतलब गरमाना, अपनी बॉडी को तैयार करना उस कार्य को करने के लिए। माइंड सेट का नियम, उस कार्य को करने के लिए अपना माइंड भी सेट करना। घोड़े और तालाब का संबंध भी किससे था, तत्परता का नियम से था। फिर दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास, किसी कार्य को हम सीखने के लिए उस कार्य को मतलब बार बार दोहराएं, बार बार करें। बार बार किस में कर रहे थे हम, अभ्यास। तो क्या है, कंठस्थ हो जाती है चीज। जब बार बार अभ्यास करने से ही चीजें हमको उपयोग में आ जाती है। इसी को हम उपयोग और अनुपयोग का नियम, यूज एंड डिसयूज का नियम भी इसी को कहा जाता है। पुनरावृत्ति का नियम, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अभ्यास के। यूज एंड डिसयूज ये बहुत बार पूछा गया है। पुनरावृत्ति का नियम, उपयोग का नियम, ये सब पूछा जाता है। फिर प्रभाव का नियम, इफेक्ट। इफेक्ट इसके बाद क्या पड़ेगा। तो जो इफेक्ट था वो क्या था, इसमें था दंड। और जैसे हम किसी को इफेक्ट मतलब कि प्रभाव पड़ रहा है देखते, इसमें क्या था, दंड एवं पुरस्कार का नियम था। दंड मिलता है, किसी को पुरस्कार, तो इन सबसे क्या है, हम प्रभावित होते हैं, प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव का नियम, कल हमने तीनों नियम पढ़े थे। तो कौन कौन से पढ़े हुए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। उसी से फिर हम आगे आज देखेंगे जो है वो है क्या है, सहायक नियम है। जो इनको कहा जाता है गौण नियम। क्या कहा जाता है, गौण नियम। सहायक नियम को हम और एक नाम से जानते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, गौण नियम। ठीक। तो पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब मल्टीपल शब्द से ही पता चल रहा है कि बहुत, बहुरूपी। क्या हो जाएगा, बहुत सारा। मल्टीपल अब जो सिंगल है, डबल है, मल्टीपल है, तो मल्टीपल में बहुत आ जाएंगे ना, बहुरूपी। इसी शब्द से आपको इसको याद कर लेना है। तो पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब बहुरूपी अनुक्रिया या विभिन्न प्रतिक्रियाओं का नियम। इसमें क्या हो जाएगा, बहुरूपी अनुक्रिया, मल्टीपल से हो जाएगा बहुरूपी अनुक्रिया। बहुरूपी अनुक्रिया या विभिन्न प्रतिक्रियाओं का नियम, विभिन्न प्रतिक्रियाओं का नियम। प्रतिक्रियाओं का नियम। ठीक। पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स।
बहुरूपी अनुक्रिया या विभिन्न प्रतिक्रियाओं का नियम कहेंगे। अब जैसे बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से क्या हमें एक को, अपने बेस्ट रास्ते को चुनना होता है, क्योंकि बहुत सारे से मतलब एक बेस्ट को चुनना, बेस्ट रास्ते का चयन करना किस पे आ जाएगा, इस मल्टीपल रिस्पॉन्स पे आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ों से अगर बहुत सारे लोग हैं, उनमें कोई बेस्ट हमारा कोई खास होगा, बहुत अच्छा होगा, उनमें से अपने एक अच्छे को चुनना, ठीक, या बेस्ट रास्ते को अपने जीवन के लिए चुनना, तो किसके अंदर आ जाएगा, मल्टीपल रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा। दूसरा है सेट एंड एटीट्यूड। अब सेट एंड एटीट्यूड में हो जाएगा तत्परता और मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। ये क्या हो जाएगा, तत्परता, एटीट्यूड मनोवृत्ति हो जाती है, तत्परता मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, क्या कहेंगे इसको, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति को ही अभिवृत्ति भी कहा जाता है, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का नियम, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिद्ध भी करना है, एटीट्यूड जो हमारा है, जो अभिवृत्ति हमारी मनोवृत्ति है, जो हम इसके अनुसार जो व्यक्ति मतलब अपनी क्या है, अभिवृत्ति को, अपने एटीट्यूड का चयन करता है। फिर दूसरा है लॉ ऑफ प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व प्रबलता का नियम। ये क्या हो जाएगा, तत्व प्रबलता का नियम, तत्व प्रबलता का नियम। ये हमारे टीचिंग लेवल में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया, आप जानते रहिए कि 5 गौण नियम होते हैं, इसलिए इसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत क्लियर केस में ही देखा जाता है, नेट लेवल में ज़्यादातर इससे गौण नियम पूछे जाते हैं, इसमें नहीं पूछे जाते हैं। अब जो है लॉ ऑफ प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व प्रबलता का नियम, मतलब इसके अनुसार जो व्यक्ति सीख रहा है, तो सीखने के क्या है, भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, कोई किसी मेथड से सीखता है, कोई किसी मेथड से सीखता है, किसी को मतलब कमांड मेथड अच्छा लगता है, किसी को डेमोक्रेसी मेथड अच्छा लगता है, ऐसे अलग अलग सबकी क्या है, जो प्रबलता होती है वो अलग अलग होती है। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करना किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रोपेटेंसी एलिमेंट्स के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगला है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी। एनालॉजी, लॉ ऑफ एनालॉजी होता है समानता का नियम, इसको एनालॉजी क्या होता है, समानता का नियम हो जाएगा, ये समानता का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी, समानता का नियम। मतलब समानता इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमने कुछ पहले पुराना सीखा हुआ है, ठीक है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी, समानता का नियम, पुराना अनुभव, हमारा जो पुराना अनुभव है, पुरानी हमारी जो सीख है, नई प्रवृत्ति को सीखने में संभावना अधिक होती है। जो हमारी पुरानी मतलब सीख है, पुराना अनुभव है, वो हमारे जो हम नया कुछ सीख रहे हैं उसमें क्या है, उसकी थोड़ी सी प्रवृत्ति थोड़ी सा मैच हो, समानता हो, तो किस नियम के अंतर्गत आ जाएगा, समानता के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब उसमें कुछ, उसमें क्या है, समान होने की संभावना होती है पुराने अनुभव, पुरानी प्रवृत्ति में। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इसको कहेंगे हम सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो इसमें जब तक एक जैसी प्रतिक्रिया बार बार होती रहती है, जब कोई प्रक्रिया क्या है, एक जैसी प्रक्रिया है, कोई भी एक प्रक्रिया है, एक जैसी प्रक्रिया क्या है, बार बार होती रहती है, बार बार रिपीट हो,
बार बार होती रहती है तो व्यक्ति सीख जाता है। ठीक, अब व्यक्ति क्या है उसमें सीख जाएगा। अब जैसे हम किसी को टू का टेबल डेली सिखा रहे हैं, डेली सिखा रहे हैं, डेली सिखा रहे हैं, तो वो सीख जाएगा। अब जैसे यही है कि आप इसी किसी बुक को, टॉपिक को डेली आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप सीख जाएंगे। अब वो जैसे प्रक्रिया में हो जाएगा कि जैसे हम क्रियाएं कर रहे हैं, तो जैसे हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, छोटे बच्चे को हाथ मिलाना सिखा रहे हैं, तो वो क्या है, हाथ मिलाना सीख जाएगा। अब जानवरों को जैसे सिखाना, अब हमने जैसे एक डॉगी बहुत प्यारा सा पाल लिया, उसको कहेंगे हैंडशेक करो, वो जानने लगता है। वो हमारे साथ रह के उसको जो हम डेली वो क्रियाएं करवाते हैं, एक छोटे बच्चे को यही ऐसे ही तो सिखाया जाता है। उसको क्या है, कोई भी कार्य बार बार रिपीट कराया जाता है। जैसे माँ बोलो, जब बोल नहीं पाता माँ बोलो, पापा बोलो, ये सब बोलो, तो वो बार बार जब हम उसको डेली सिखाएंगे तो वो क्या है, वो क्रियाएं करने लगता है। बोल भले ही ना पाए लेकिन हाथों से वो चीजें करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। तो जैसे कोई क्रिया बार बार हम करते हैं तो क्या है, व्यक्ति सीख जाता है। जैसे हम छोटे बच्चे को हाथ मिलाना सिखाते हैं, आँख दिखाना सिखाते हैं, बाय करना, टाटा करना, ये सब सिखाते हैं, तो ये क्या है, हम बार बार उसको सिखाते हैं, जब वो सीख पाता है। तो हमने आज ये पढ़े क्या, सहायक नियम। तो सहायक नियम कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो हमारे गौण नियम होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, पहला है मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहुरूपी अनुक्रिया का मतलब नियम। और फिर सेट एंड एटीट्यूड, तत्परता, मनोवृत्ति, अनुवृत्ति का नियम। इनके सिर्फ नाम आपको जानते रहना है। फिर प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व प्रबलता का नियम। रिस्पॉन्स एनालॉजी, समानता का नियम। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक, फिर इसी से हम आगे जो टॉपिक लेंगे वो है लर्निंग कर्व। ठीक, हम देखेंगे लर्निंग कर्व, कैसे कर्व बनता है, हम सीखते हैं तो कैसे कर्व बन जाता है, उसी के बारे में हम देखेंगे कि लर्निंग कर्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ठीक है, तो जो लर्निंग कर्व होते हैं, सीखने के वक्र या कर्व, इनको कहा जाता है। लर्निंग कर्व को क्या कहा जाता है, सीखने के वक्र या कर्व। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, लर्निंग कर्व। कर्व को ही हम क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे, या तो क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। सीखने का वक्र, या कोष्टक में आप लिख लो कर्व। ठीक है, तो जो सीखने का कर्व है, वक्र के बारे में, सबसे पहले कर्व के बारे में 1885 में हरमन एबिन गोन्स ने काम किया था। तो सबसे पहले इस वक्र के बारे में किसने काम किया, तो सबसे पहले आप ऐसे इसको जानते रहिए, एग्जाम में आज तक ऐसा पूछा नहीं गया है कि किसने सबसे पहले कर्व में काम किया है। तो सबसे पहले सीखने के कर्व के बारे में, सबसे पहले सीखने के कर्व के बारे में 1885 में हरमन एबिन गोन्स, हरमन एबिन गोन्स ने काम किया। किसने किया था काम किया। तो आपको ये बस इसमें इम्पोर्टेंट है जो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले सीखने के कर्व के बारे में कब, 1885 में हरमन एविन गोन्स ने काम किया। ठीक, फिर पूर्ण रूप से इसको स्टेबल किसने किया, मतलब वक्र ग्राफ पेज पर बनाया। जो ग्राफ है एक पेज पर बनाया कि कैसे ये ग्राफ बनता है, वक्र बनता है। तो कब बनाया गया था, ये 1934 में बनाया गया है। आर्थर विलिस ने, किसने बनाया है, आर्थर विलिस ने इसको 1934 में एक ग्राफ पेपर में इसको बना करके वक्र को दिखाया, मतलब प्रेजेंट किया।
सबको बताया कि ग्राफ ऐसे एक पेज पर बनता है। ठीक, फिर इसको किसने एक उसमें, और हम कैसे इसकी आकृति से सीखते हैं, ये कौन सा वक्र है, ये सब वक्र है ना, ये टाइप में जब आएंगे तब आपको ऐसे दिखा देगा। ऐसे मतलब उसने बताया पेज में कि इस वक्र के थ्रू हम कैसे सीखते हैं, कहाँ तक मतलब जा रहा है हमारा वक्र, बन रहा है सीखने का। ये कौन सा कर्व बन रहा है, ये एस कर्व है या कौन सा कर्व दिख रहा है आपको, इन सब के बारे में किसने, आर्थर विलिस ने बताया। आर्थर विलिस ने एक ग्राफ पेज पर, ग्राफ पेज पर कर्व को बनाया, प्रदर्शित किया। ठीक, बनाया कि हम इस वक्र से किसे सीख रहे हैं। इन्होंने कौन सा वक्र बनाया, एस कर्व बनाया। ठीक है, इसी को हम एस कर्व को और किस नाम से जानने लगे, उसने क्या नाम दिया, तो इसको दिया था सिगमेंट कर्व। क्या दिया, सिगमेंट कर्व। एस कर्व को क्या कहा गया, सिगमेंट कर्व भी कहते हैं। फिर अगला जो है, आज आपने जाना कि मतलब कर्व के बारे में हम जो अगली क्लास पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ लर्निंग भी आ जाएगी इसी में, और कर्व आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ कर्व, कर्व कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे आपको। इधर लर्निंग कर्व, सीखने का वक्र, इसे वक्र कहते हैं या तो कर्व कहते हैं। सबसे पहले सीखने के कर्व के बारे में 1885 ईस्वी में हरमन एबिंगहॉस ने काम किया था, और 1934 में आर्थर विलिस ने एक ग्राफ पेपर पर इस कर्व को बना करके रिप्रेजेंट किया, दिखाया कि हम इसका मापन या कैसे इसमें सीखते हैं, तो कैसे इसकी माप करते हैं कर्व में। और जो इन्होंने क्या है, एस कर्व एक बनाकर दिखाया जिसको सिगमंड कर्व भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।